अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। आदरणीय छात्रगण एवं इस मूक परियोजना के अंतर्गत अध्येत्रीगण, समस्त ज्योतिषानुरागीगण, आप सभी लोगों का मूक परियोजना के अंतर्गत बृहद जातक नामक पत्र के प्रथम पत्र के 39वें पाठ में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, इस पाठ में हम बृहद जातक ग्रंथ की वैज्ञानिकता के विविध पक्षों पर प्रकाश डालेंगे। इससे पूर्व के अध्यायों में आप बृहद जातक के विविध विषय वस्तुओं से अवगत हो चुके होंगे। बृहद जातक जातक स्कंध का अत्यंत अनुपम, अलौकिक एवं वैज्ञानिक ग्रंथ है। इसके रचयिता त्रिस्कंध ज्योतिर्विद आचार्य वराहमिहिर ने बृहद जातक का गुंफन विविध विषयों के समावेश के साथ किया है। वस्तुतः कालांतर में भी परवर्ती आचार्यों के लिए यह बृहद जातक ग्रंथ एक आदर्शभूत कार्य करता है। जातक स्कंध के इस महत्वपूर्ण ग्रंथ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विविध विषयों का विवेचन किया गया है, यथा 12 राशियों का काल पुरुष के आधार पर वैज्ञानिक वर्गीकरण, विभिन्न योनियों में जन्मादि का शुभाशुभ ज्ञान, शिशु के गर्भस्थ शिशु के विकास का काल, प्रसव एवं उसका वैज्ञानिक विकास क्रम का विवेचन भी आचार्य ने अत्यंत ही वैज्ञानिक विधि से किया है। साथ ही साथ सांप्रतिक युग में चिकित्सकीय ज्योतिष के साथ इसके विविध संबंधों को भी आचार्य ने इसमें स्थापित किया है। आचार्य वराहमिहिर की दशा पद्धति ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत विलक्षण एवं अनुपम है, तथा सबसे मुख्य बात आचार्य वराहमिहिर की शैली जो अत्यंत वैज्ञानिक है, जिसमें हमें समास शैली एवं व्यास शैली का मिश्रण दिखाई देता है। साथ ही आप देखेंगे कि आयुर्दाय के क्रम में भी न केवल मनुष्य का अपितु विविध जीव जंतुओं के आयु का विवेचन आचार्य ने अत्यंत ही वैज्ञानिक पद्धति से किया है। अतः इन समस्त विषयों को समेकित करके इस अध्याय में हम बृहद जातक की वैज्ञानिकता का अत्यंत गंभीरतापूर्वक अध्ययन करेंगे। अतः समस्त छात्रगण इस पाठ के अध्ययनोपरांत मूल रूप से बृहद जातक की वैज्ञानिकता से अवगत हो सकेंगे, तथा साथ ही साथ इसमें समागत अन्य विषयों से भी वे लाभप्रद हो सकेंगे। विशेषतया भारतीय ज्योतिष एवं आधुनिक वैज्ञानिक पक्षों का समन्वय किस प्रकार किया जा सकता है, इसका भी ज्ञान वे कर सकेंगे। वराहमिहिर की रचना पद्धति एवं काव्य कौशल, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान एवं रोग निर्धारण में ज्योतिष शास्त्र की भूमिका के साथ साथ भारतीय ज्योतिष पर पाश्चात्य प्रभाव को भी वो नितांत अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे। बृहद जातक के आधार पर वर्तमान युग में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किन किन नूतन शोध की संभावनाओं को हम देख सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा इस अध्याय में की जाएगी। सर्वप्रथम हमें यह जानना होगा कि बृहद जातक का कलेवर, बृहद जातक के विषय वस्तु का वैशिष्ट्य क्या है। बृहद जातक होरा स्कंध का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और यह होरा शब्द अहोरात्र शब्द से निष्पन्न हुआ है, जिसमें प्रति राशि की 2 होराएं होने के कारण एक संपूर्ण 24 घंटे में 12 राशियों की 24 होराएं हो जाती। इसीलिए आधुनिक समय काल मान भी इसी विभाजन के क्रम से दिन का विभाजन करता है। आचार्य वराहमिहिर ने अत्यंत ही सुंदर तरीके से बृहद जातक के पहले ही अध्याय में कहा है, होरेत्य होरात्र विकल्पमेके वांछन्ति पूर्वा परवर्ण लोपात् कर्मार्जितम पूर्व भवे सदादिहि यत्तस्य पंक्तिम समभिर्विनक्ति। तदनंतर आप देखेंगे किसी भी ग्रंथ की वैज्ञानिकता को समझने के लिए तत्कालीन ज्योतिष की स्थिति का ज्ञान भी अत्यंत आवश्यक है। बृहद जातक में यवन ज्योतिष के प्रभाव को भी आचार्य ने स्वीकार किया है, और उसके प्रभाव का भी अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया गया है। जैसा कि राशियों के नामकरण के समय क्रियताबुरी जितुम कुलीर ले या पाथोन इत्यादि श्लोक में आचार्य ने विविध राशियों का जिन पर्यायों का उल्लेख किया है, वे पर्याय संभवतः यवन देश से अथवा ताजिक ग्रंथों से ही लिए गए हैं। जैसे विशेषकर वृष के लिए ताबुरी, मिथुन के लिए जितुम, कर्क के लिए कुलीर, कन्या के लिए पाथून, तुला के लिए जूक इत्यादि जो शब्द हैं, मकर के लिए आकोकेर इत्यादि जो शब्द हैं, इत्यादि जो पर्यायवाची पद हैं, उससे प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से भारतीय ज्योतिष पर यूनान ज्योतिष का प्रभाव अथवा परस्पर दोनों का समकालीन विकास होता रहा हो, जिस पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आप अगर कुछ राशियों पर विशेषतया ध्यान दें, जैसे आधुनिक नाम को भी अब तुलना करें, तो ताबुरी नाम से हम
ताउरस, जिसको हम अंग्रेजी में टेरस कहते हैं, राशि में जितुम अर्थात मिथुन राशि के लिए प्रयोग होता है यह पद, और आधुनिक में हम इसको जेमिनी का नाम देते हैं। ठीक इसी प्रकार कुलीर, लेय, कौर्प इत्यादि नामों से भी हम यह जान सकते हैं कि राशियों के नामकरण से लेकर के इसके शुभाशुभ फल विवेचन का संबंध अत्यंत वैज्ञानिक है। बृहद जातक का यह वैशिष्ट्य है कि आचार्य ने तत्कालीन समस्त मतों का इसमें समेकन किया है और सभी मतों को यथास्थान सम्मान दिया है। आचार्य वराहमिहिर स्वयं कहते हैं यवनों के विषय में कि म्लेच्छा ही यवनास्तेषु सम्यक शास्त्रमिदं स्थिरम ऋषिवत्ते भी पूज्यन्ते किम पुनर्दैव विद्विजः। न केवल यवन अपितु तत्कालीन जो अन्य आचार्य विद्यमान थे उनका भी उल्लेख आचार्य ने यथा समय अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण में किया है। यथा रोग विचार के प्रकरण में आचार्य वराहमिहिर ने अपनी कृति बृहद जातक में स्वयं से पूर्ववर्ती मय, यवन, मणित्थ इत्यादि विविध आचार्यों का, सत्याचार्य प्रभृति मनुष्यों का भी नामोल्लेख पूर्वक वर्णन किया है। वस्तुतः इन आचार्यों का कोई स्वतंत्र ग्रंथ हमें प्राप्त नहीं होता, तथापि वराहमिहिर जैसे प्रसिद्ध आचार्य के इस प्रामाणिक ग्रंथ में उनके मतों का उल्लेख यह सिद्ध करता है कि निश्चित रूप से इन आचार्यों के कुछ मत या प्रक्षिप्त ग्रंथ तत्काल उस समय प्रभावी रहे होंगे। प्राचीन काल में इनके द्वारा प्रणीत ग्रंथ भी अवश्य उपलब्ध रहे होंगे जिनका सम्यक परिशीलन यथा समय वराहमिहिर ने किया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि हम विचार करें तो सर्वप्रथम वराहमिहिर के ग्रंथ में राशियों का जातक के अंग विभाजन से संबंध, उनका परस्पर भावाभाव विचार तथा प्रत्येक अंग से ग्रह का, नक्षत्र का और भाव का जिस प्रकार का वैज्ञानिक समन्वय आचार्य वराहमिहिर ने अपनी कृति में किया है वह परवर्ती साहित्य के लिए भी और आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए भी निरंतर शोध का विषय बना हुआ है। आप देख सकते हैं प्रस्तुत पद्य में, जिसमें आचार्य ने 12 राशियों में विभिन्न अंग का विभाजन किया है तथा वह कहते हैं कालांगानि वरांगमान मरुडो हृत्कोड वासो भृतो इत्यादि पद्य में शिर से प्रारंभ कर शीर्ष, मुख, बाहु, हृदय, कटी, ऊरु, जानु, जंघा और चरण इत्यादि विभिन्न भाग में अंग विशेष के साथ राशियों का समन्वय, उन राशियों का तत्त अंगों पर पड़ने वाला शुभाशुभ प्रभाव तथा केवल राशियों से ही नहीं हमारे विभिन्न योगों में राशियों, ग्रहों तथा भावों का भी परस्पर संबंध और तीनों संबंधों के साथ निर्धारित किए जाने वाला रोगारोग का विचार भी आचार्य ने अत्यंत वैज्ञानिक तरीके से इसमें किया है। आप देख सकते हैं अंग विभाजन के क्रम में आचार्य कहते हैं स्वयं के वर्णित लघु जातक में भी शीर्ष, मुख, बाहु, हृदयोदराणी, इसी क्रम से राशियों का विभाजन आपके सामने प्रस्तुत है। 12 राशियों का शीर्षादि क्रम से विभाजन अत्यंत वैज्ञानिक और निरंतर। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि परवर्ती आचार्यों ने भी वराहमिहिर के इस अंग विभाजन क्रम को यथाविधि यथारूप स्वीकार किया है। न केवल राशियों की भूमिका अपितु उसके पश्चात राशियों के दिक, देश और काल के आधार पर जातक के किस अंग को, किस भाग को, किस समय वह ग्रह प्रभावित करता है, इसका भी सुंदर समन्वय अत्यंत वैज्ञानिक तरीके से आचार्य ने अपने दशा विभाजन क्रम में रखा है। आप देख सकते हैं प्रत्येक राशि का प्रत्येक अंग के साथ साथ उसके विविध अंगों से संबंध है। यथा मेष का संबंध मस्तिष्क के साथ साथ ललाट, शरीर एवं केशादि भाग से है। वृष द्वितीय भाव में, भाव के संबंध में द्वितीय भाव में हमारे यहाँ दक्षिण नेत्र के रूप में कान, नाक, गला इत्यादि के विभिन्न भागों को प्रभावित करता है। एवं 12 राशियों के विस्तृत विवरण को हम यहाँ देख सकते हैं। विशेषतया आजकल सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि के आधार पर होने वाले रोगों का मुख्यतया ज्ञान बृहद जातक करता है, क्योंकि ये विशेष राशियां हैं जो मानव शरीर के मुख्य भाग को अर्थात उदर से लेकर के कटी भाग तक को प्रभावित करती हैं और वर्तमान समय में वैज्ञानिकों के लिए सबसे असाध्य और सबसे वैज्ञानिक, सबसे दुरूह कार्य इन्हीं स्थानों पर होने वाले रोगों की जानकारी प्राप्त करना है। ठीक इसी प्रकार पूरे शरीर के विभाजन के अनंतर ग्रह और राशि के अनंतर भाव का संबंध भी आचार्य ने वर्णित किया है। 12 भावों की वैज्ञानिक पद्धति का वर्णन जिस प्रकार आचार्य ने बृहद जातक में किया है, ठीक उसी प्रकार कालांतर में जातक पारिजात, जैमिनी सूत्र इत्यादि ग्रंथों भी आचार्यों के द्वारा प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं राशियों के साथ साथ भावों का भी परस्पर संबंध है। न केवल राशि का अपितु प्रथम भाव से लेकर के 12 भाव पर्यंत
व्यक्ति के मस्तिष्क से लेकर के व्यक्ति के चरण तक, व्यक्ति के अन्य भागों का, राशि, भाव और ग्रह समस्त भागों का, जिस प्रकार हमने मेष से लेकर के मीन तक का राशि विभाजन किया, ठीक उसी प्रकार प्रति भाव में आप राशियों को स्थापित करें। और मानव शरीर को यदि स्थापित करें तो प्रथम भाव में सिर का भाग, उसके बाद द्वितीय भाव में उसके आंख, कान, नाक, तृतीय भाव में उसके कंठ, ग्रीवा का भाग, एवं सहजतया आप उसकी आकृति से समझ सकते हैं, जिसकी स्पष्ट सारणी आपके सामने प्रस्तुत है। विशेषतया यहाँ यह विचारणीय है कि हम द्वादश भाव में केंद्र भाव को अगर हम एक व्यक्ति के रूप में स्थिर करें तो केंद्र भाव हमारा शिरोभाग है, हमारा मस्तिष्क भाग है, और हम कह सकते हैं कि ये हमारा नियंत्रक भाग है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हमारे शरीर के समस्त रोग, हमारे शरीर की समस्त पिंडलियां, हमारे शरीर के समस्त स्नायु तंत्र, सबका संबंध हमारे मस्तिष्क से है। इसलिए हमारे केंद्र भाव में सर्वप्रथम जिसे लग्न कहा गया है, जिसे उदय भी कहा जाता है, वो हमारा शिरोभाग है। और सिर से संबंधित विविध विचारों का विवेचन हमारे यहाँ आचार्यों ने लग्न के प्रथम लग्न से किया है। ठीक इसी प्रकार सहजता पूर्वक यदि हम एक जातक की स्थापना करें तो नेत्र, नासिका, पैर, उसके पाद, समस्त भाग का विवरण हम सहजतया जातक के अनुसार कर सकते हैं। इस प्रकार हम ग्रह, राशि और भाव, इन तीनों के संतुलित समन्वय से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रोगों का निर्धारण कर सकते हैं। वस्तुतः रोगों का निर्धारण करने के लिए भी आप सभी जानते होंगे कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक ग्रह का प्रभाव कालाबद्ध रहता है। प्रत्येक ग्रह अपने बलवान काल में, अपनी महादशा में शुभ एवं अशुभ फल से जातक को पीड़ित करते हैं। तो दशा का विचार भी हमारे ज्योतिष में अत्यंत वैज्ञानिक पद्धति से किया गया है। विशेषकर वराह मिहिर की दशा पद्धति अपने आप में अनुपम एवं विलक्षण है, क्योंकि परवर्ती किसी दशा का उल्लेख में प्राप्त नहीं होता। और परवर्ती महर्षि पाराशर और जैमिनी इत्यादि आचार्यों की जिस दशा का उल्लेख उनकी रचना में मिलता है, वे पूर्णतः बृहद जातक से भिन्न है। अतः बृहद जातक की दशा पद्धति अत्यंत वैज्ञानिक और अत्यंत गणितीय है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक ग्रह के बल के अनुसार, बलाबल के आधार पर एवं केंद्रस्थ, पणपरस्थ, आपोक्लिमस्थ ग्रहों की स्थिति के अनुसार उनके बल का निर्धारण किया गया है। जैसे सर्वप्रथमतया जो ग्रह बलवान हो, उस बलवान ग्रह में से अर्थात लग्न, सूर्य और चंद्रमा, इन तीनों में से जो सबसे अधिक बलवान होता है उस ग्रह की दशा होती है। तदनंतर दशाधीश अथवा ग्रह दशा से स्थित केंद्र ग्रह की दशा होती है। तृतीय क्रम में आयु के 3 विभाजन हमारे यहाँ किए गए हैं। व्यक्ति के समस्त आयु भाग को प्रथम वय, मध्य वय और अंतः वय विभाजन करके प्रथम वय में केंद्रस्थ ग्रहों की, द्वितीय वय में पणफरस्थ ग्रहों की एवं अंत वय में आपोक्लिमस्थ ग्रहों की दशा का निर्धारण आचार्य ने किया है। विशेषतया यदि केंद्र या पणफर में कोई ग्रह न हो तो मध्य वय में फल नहीं होता, ऐसा भी आचार्य वराह मिहिर कहते हैं। उपरोक्त स्थिति में यदि अंतःवय में आपोक्लिम ग्रहों का स्थान रिक्त हो तो उनकी दशा रिक्त हो जाती है। अतः आप देख सकते हैं कि दशा वर्षों के निर्धारण में ग्रह के बलाबल के अनुसार आयुर्दाय का, दशा फल का विचार किया जाता है। और आचार्य ने स्वयं कहा है, आयु कृतम येन हि यत्तदेव कल्प्या दशासा प्रबलस्य पूर्वम साम्ये बहूनाम बहुवर्षदस्य तेषां च साम्ये प्रमितोदितस्य। वस्तुतः दशा निर्णय में अत्यंत वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए आचार्य ने ग्रहों के भावों के आधार पर, केंद्र, पणफर एवं आपोक्लिम के आधार पर व्यक्ति के आयु के आद्य वय, मध्य वय और अंत वय के आधार पर परस्पर समन्वय किया है। और एक दूसरे का समन्वय यदि रिक्त स्थान में है, एक कालावच्छेदन यदि 2 ग्रहों का उदय हो जाए, जैसे एक ही भाव में यदि केंद्र में 2 ग्रह एक साथ हों तो मध्य आदि वय में किसकी दशा होगी, इसमें भी आचार्य ने अत्यंत युक्तियुक्त मत प्रस्तुत किया है, जो इनकी वैज्ञानिकता का साक्ष्य है। यथा एक कालावच्छेदन 2 ग्रहों का उदय हो तो प्राथमिकता किसे दी जाए, इस दृष्टिकोण पर आचार्य ने अत्यंत गणितीय और सैद्धांतिक समाधान इस प्रकार दिया है कि जिस ग्रह को उदय हुए कम समय हुआ है, अर्थात जो ग्रह तत्काल उदित हुआ हो, अर्थात जिस ग्रह का बल अपेक्षाकृत अधिक हो, उस ग्रह को उदय मानना चाहिए। और कमोवेश यही पद्धति हमारे यहाँ यवनाचार्यों के द्वारा भी प्रतीत होती है। अतः हम ये देख सकते हैं कि आचार्य को जिस किसी का मत, प्राच्य परंपरा का मत अथवा यवनों का मत, जो भी मत उनको वैज्ञानिक एवं उस समय प्रायोगिक लगा, आचार्य ने उसका संकलन किया है। इसी क्रम में आप देखेंगे आज के विज्ञान के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र के समन्वय की जब चर्चा होती है
तो जातक के जन्म के पूर्व से लेकर के, उसके गर्भाधान से लेकर के, उसके विकास क्रम का विवेचन भी हमारे ज्योतिष शास्त्र ग्रंथों में प्राप्त होता है, जिसका विवेचन हम इस पाठ के द्वितीय भाग में करेंगे। इस पाठ के इस खंड को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।